गुड मॉर्निंग और वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलन कंप्यूटर्स पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में निकली एक अजीबोगरीब वैकेंसी के बारे में। एक बहुत ही नई यूनिक वैकेंसी है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में लेटेस्ट इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है बिहार के लोगों के लिए और ख़ास करके भारत भर के लोगों के लिए, सभी के लिए वैकेंसी ओपन है और काफ़ी यूनिक वैकेंसी है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपके योग्यता के अनुसार ये वैकेंसी मैच न करे तो आप उन तक ये वैकेंसी पहुंचा दें और उनको ये लाभ मिल सके। चलिए, हम ज़्यादा आपको वेट नहीं कराते हैं और हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो बिहार गवर्नमेंट की एक संस्था है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, BTSC जो है। तो ये इसी आयोग ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है कीट संग्रहकर्ता। काफ़ी नया और काफ़ी यूनिक वैकेंसी। आज से पहले ऐसी वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट में कभी नहीं आई थी। कीट संग्रहकर्ता, और इसको अगर अंग्रेज़ी में हम बात करें तो इसको इंसेक्ट कलेक्टर बोलते हैं। इंसेक्ट मतलब जो कीट पतंग आप देख रहे हैं, इंसेक्ट्स, तो उनके संग्रहकर्ता को कीट संग्रहकर्ता बोलते हैं। और इसी पद पे वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। बात इसके जॉब की प्रोफाइल की अगर हम करें तो एक मान के चलिए कि आपका ये हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और आपका रोल जो होगा, जो भी कैंडिडेट चयनित होंगे उनका रोल होगा इंसेक्ट्स पे वर्क करने का। बाद में आपको ट्रेनिंग्स दी जाएगी, मतलब जब आप सेलेक्ट होंगे तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा आपको। लेकिन इसका मूल जो रोल होगा वो कीटों का संग्रह करना होगा, इंसेक्ट्स का कलेक्शन करना होगा। तो निश्चित तौर पे ये वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, लेकिन सभी लोगों के लिए ओपन है। और अगर हम इसके तिथि की बात करें तो आपका 5 फरवरी 2025 से लेकर 5 मार्च 2025 तक, यानी पूरे एक महीने ये वैकेंसी चलेगी। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फॉर्म को तुरंत अप्लाई करेंगे। आपके एलिजिबिलिटी से अगर ये फॉर्म मैच करता है तो आप फॉर्म को तुरंत अप्लाई करेंगे। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कहीं कोई गलती ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डिटेल्स भी बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, मतलब एवरीथिंग मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो तिथि नोट कर लीजिए, 5 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 के बीच आप इसमें आवेदन कर सकते हो। लेकिन जल्दी फटाफट आवेदन कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये वैकेंसी में, हालांकि पदों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि आगे सर्वर डाउन हो जाए और आपको परेशानी हो, इसलिए अभी सर्वर स्मूथ है और आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पदों की अगर संख्या की बात करें, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो मात्र 53 पोस्ट हैं। मात्र 53 पदों पे ये वैकेंसी है। हालांकि बहुत यूनिक पोस्ट है, इसीलिए पदों की संख्या कम है। आगे चल के इसमें घट बढ़ सकता है पदों की संख्या, आगे भी नियुक्तियां हो सकती है। लेकिन अभी चूँकि नया वैकेंसी है तो इसीलिए 53 पदों पे वैकेंसी है। लेकिन आपको तो आवश्यक एक ही पद की है, तो इसीलिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करेगी तो आप निश्चित तौर पर अप्लाई करें। और अगर हम बात करें वेतनमान की, वेतनमान मतलब पे स्केल की अगर बात करें तो 5200 से लेकर के 20,200 के बीच में आपका पे स्केल होगा। और ग्रेड पे इसका होगा 1800 रुपये, 1800 रुपीज़ आपका ग्रेड पे होगा। इसमें आपको सामान्य भत्ते जो बिहार गवर्नमेंट अपने राज्य कर्मचारियों को देती है, क्योंकि ये नियमित वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है, ये एडहॉक पे नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये वैकेंसी नहीं है। इसीलिए इसमें आपको नियमित कर्मचारियों की जो भत्ता होता है, जैसे हाउस रेंट हो गया, मतलब HR हो गया, HRA हो गया, और उसके बाद आपका DA हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, उसके बाद आपका
चिकित्सा से रिलेटेड भत्ता होता है, मतलब जितने भी भत्ते आम कर्मचारियों को दे है बिहार के, तो वो सारे भत्ते जोड़ करके वेतन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये वेतन आपका स्टार्टिंग में 40 से 50 के बीच में आपको निश्चित तौर पे अभी आपको वेतन मिल जाएगा। तो ये फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा ज़रूर। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी इसके लिए रखा गया है कैंडिडेट जो है वो इंटर पास होने चाहिए, और किस ग्रुप में, तो वो साइंस ग्रुप में होने चाहिए। लेकिन इसकी खासियत एक ये है कि ये है तो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड वैकेंसी, लेकिन इसमें पीसीएम ग्रुप वालों को भी रखा गया है, यानी कि आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आप अगर पास आउट हैं तो दोनों लोग विज्ञान से होने चाहिए। आर्ट्स वाले कैंडिडेट नहीं अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी को। तो ये आपका इंटर आप विज्ञान से पास आउट है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और आयु सीमा की अगर बात करें, मतलब एज भी मायने रखते हैं, आपका एज आपका होना चाहिए ये न्यूनतम यूआर मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, 37 वर्ष होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपका जो एज का कट ऑफ डेट है वो अगस्त 2024 है। अगस्त 2024 में आप ध्यान रखिएगा, अगस्त 2024 ये कट ऑफ डेट है। उम्र की गणना जो है आपको अगस्त महीने में 2024 से कर लीजिएगा। आप ये नहीं कीजिएगा कि आप जनवरी 2025 से गणना करके, और अगर आपका उम्र ज़्यादा होता है कम होता है तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मेरे स्क्रीन पे भी मैं फ्लैश आपको करा रहा हूँ, इसी डेट का होना चाहिए, मतलब अगस्त 2024 से आप अपने एज को मैच कराइएगा। अगर उस दिन आपका एज क्राइटेरिया मैच करता है तो निश्चित तौर पर ये फॉर्म आप भरेंगे। तो यूआर यानी अनरिजर्व्ड अनारक्षित कैंडिडेट्स हो तो उनके लिए 37 वर्ष है, और यूआर फीमेल यानी अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 40 ईयर, 40 वर्ष की महिलाएं हैं तो उनके लिए ये 40 ईयर हैं। और बीसी ईबीसी की महिला हो या के पुरुष हो, बीसी से रिलेटेड या ईबीसी से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स हैं महिला पुरुष दोनों, उनके लिए भी 40 वर्ष 40 ईयर्स। और एससी एसटी के लिए निश्चित तौर पे 5 वर्ष ऐड कर लीजिए तो 42 ईयर्स आपका होना चाहिए। 42 वर्ष के अब आप हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को निश्चित भर सकते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जन्म तिथि से ही आपका एज कैलकुलेट होगा। तो आयोग के द्वारा जो जन्म तिथि है उसको मैट्रिक का जन्म तिथि मान्य किया गया है। मैट्रिक के मार्कशीट पे और सर्टिफिकेट पे आपका जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ इंगित रहता है, तो आप वहाँ से मैच कराएंगे, वहीं मान्य रहेगा। आपके आधार को इसमें मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधार जन्म तिथि का प्रमाण है भी नहीं आज की डेट में, वो केवल एड्रेस प्रूफ मान्य है। ठीक है, तो आयोग द्वारा मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट को जन्म तिथि का प्रमाण माना गया है। उसके बाद ये शुल्क की हम बात करें, मतलब आवेदन शुल्क भी काफ़ी मायने रखता है। जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको कितना पे करना होगा, आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना होगा। तो यूआर के लिए यूआर बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस ईबीसी ये जो भी कैंडिडेट हैं पुरुष कैंडिडेट, उन सब के लिए 600 रुपये मात्र रखे गए हैं। 600 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 150 रुपये, और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के, फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, उनको पे करना होगा 150 यानी 150 रुपये। तो ये शुल्क आप याद रखिएगा। उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाठ्यक्रम की सिलेबस। जब आप तो आपको बता दें कि इसके लिए एक परीक्षा ली जाएगी आयोग के द्वारा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, बीटीएससी के द्वारा एक एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। उसमें आपको इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब इंटर का बेसिक होगा, इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि चूंकि ये कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी है तो 50% प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो आप पीसीएम से भी हैं तो आप 50% प्रश्न आपको देने होंगे बायोलॉजी से आएंगे। तो आप इससे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के समय ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी पे थोड़ा फोकस करेंगे। जनरल सामान्य ज्ञान की किताबें आपको मार्केट में मिल जाती हैं, सामान्य विज्ञान की किताबें,
तो उससे आप विज्ञान पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि विज्ञान से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आमतौर पे सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो आप मार्केट में आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, तो आप बुक्स ले आइएगा। और इंटर से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों की परीक्षा होगी और CBT एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं। CBT एग्जामिनेशन से आपको गुजरना होगा और सारे प्रश्नों पे आपको 1 अंक मिलेंगे, मतलब जो भी प्रश्न आप सही देंगे उस पर आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 0.25 अंक यानी 0.25 मार्क्स की कटौती कर ली जाएगी। यानी यूँ समझिए इसको आम भाषा में कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर आपके सही नंबर्स में से काट लिए जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उस प्रश्न को टच ही मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 80-90% आश्वस्त हैं इस प्रश्न को लेके, तो आप उसको टिक करेंगे। अन्यथा आपको लगता है कि नहीं, इस प्रश्न के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मेरे को लगता है कि यू शुड नॉट टच दैट क्वेश्चन, अब उसको छोड़ दीजिए, लीव इट, और आगे बढ़ जाइए। तो एक गलत प्रश्न पे आपको 0.25 अंक की कटौती की जाएगी, निगेटिव मार्किंग आप इसमें बिठा लीजिएगा। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाइएगा तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक का ये मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसी तरह से इंटर का भी होना चाहिए, और यहीं तक होगा इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके आगे देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, इंटर पास ही वैकेंसी है ये। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, NCL, EWS। एक बात और गौर कीजिएगा, इसमें इस वैकेंसी में स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है आयोग के द्वारा कि केवल जाति प्रमाण पत्र अगर OBC वाले लगाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। बहुत लोगों को देखा गया है कि उनको पता ही नहीं होता है कि NCL क्या होता है, OBC क्या होता है और आम कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। जो भी OBC कैंडिडेट हैं, यानी बिहार में BC और EBC, बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और BC के लिए एक नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिसको कि आम तौर पे OBC भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम है NCL, नॉन क्रीमी लेयर। आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपको फैमिली का जो आय है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है, इसका प्रूफ देने के लिए आपको NCL बनवाना पड़ता है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। ये सेंट्रल भी बनता है, सेंट्रल वैकेंसी के लिए अलग बनता है, और बिहार के वैकेंसी के लिए अलग NCL बनता है। तो आप इस वैकेंसी में आयोग के द्वारा स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं और यू बिलोंग्स टू BC और OBC कैंडिडेट और EBC कैंडिडेट, तो आपको NCL ही मान्य होगा, कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसीलिए आप सावधानी से, नहीं अगर NCL है तो बनवा लीजिए, बिकॉज यू हैव मच टाइम, तो आप उसको बनवा लीजिए, और बनवाने के बाद ही मेरा आपसे आग्रह है कि आप NCL के द्वारा ही इसमें अप्लाई करेंगे, अन्यथा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे अगर नहीं बन पाता है तो। लेकिन बहुत समय है, आप आराम से NCL आप बनवा सकते हैं। BC EBC कैंडिडेट बिहार में बिना NCL के फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्थायी निवास का प्रमाण चाहिए, मतलब डोमिसाइल प्रमाण पत्र चाहिए आपको। और एक चीज़ तो आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी मैरिड महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो उनके मैके के पते से बनेगा, न कि आपके ससुराल के पते से। बहुत सारे लोग ससुराल में किसी तरह से बनवा लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, बाद में उनका जो है, तो आपका NCL हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, महिलाओं का खास तौर पे जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट उनके मैके के एड्रेस से बनेगा। हाँ, अगर आप EWS से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपका पति के पते से बनेगा EWS, क्योंकि उसमें आय से रिलेटेड गणना की जाती है। तो EWS का सर्टिफिकेट आपके हस्बैंड के पते पे बन सकता है, वही मान्य होगा। लेकिन आप अगर BC EBC कैंडिडेट हैं, महिला उम्मीदवार हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने पिता के पते पे ही आप NCL या BC सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, वही मान्य होगा। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आप पति के पते भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, नाती नातिन है, तो आपको वो सक्षम पदाधिकार से आपको वो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
दिव्यांग हैं, मतलब डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो आप दिव्यांग का प्रमाण पत्र, दिव्यांग आपको बता दें कि पहले हैंडीकैप्ड जो विकलांग शब्द था उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको हटा करके उसको दिव्यांग संज्ञा दे दी है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया कि आप ऐसा नहीं कि मतलब जो विकलांग है इस वर्ड को ही न समझ सकें। तो आपको हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट आपको सक्षम प्राधिकार से होना चाहिए, उसमें भी आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। और नोट कर लीजिए कि सभी प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया, वो 5/3/2025 से पहले तक का होना चाहिए। उसके बाद के डेट का प्रमाण पत्र मतलब फर्जी माना जाएगा, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 5/3/2025 से ही पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हस्ताक्षर आपका हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। फोटो 3 महीने पहले का स्पष्ट होना चाहिए। आपका फेस पूरी तरह से मतलब दिखना चाहिए फोटोग्राफ्स में, दोनों ईयर्स। ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप फोटो क्लिक करवाते हो पासपोर्ट साइज, तो आपका दोनों ईयर दिखना चाहिए। और योर फेस शुड बी स्ट्रेट टुवार्ड द कैमरा। आपका फेस जो होना चाहिए वो कैमरा के सामने होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस क्या मतलब सारे वैकेंसी के लिए जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ्स का, वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वो फोटोग्राफ्स आप ले लीजिएगा, 3 महीने पहले का होना चाहिए। ज़्यादा ओल्ड फोटोग्राफ्स नहीं लगाइएगा। बहुत सारे लोग नेग्लिजेंसी करते हैं फॉर्म भराते समय, सर दे दीजिए ना, इसी को भर दीजिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 3 महीने पहले का फोटोग्राफ्स आप क्लिक करवाइए। बहुत आसान है आज के डेट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आजकल तो हर जगह पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में बन जाते हैं। तो आप बनवा लीजिए 3 महीने पहले का फ़ोटो। और आपके पास एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए, उस पर भी OTP जाएगा। ईमेल आईडी आपका सक्रिय होना चाहिए, नहीं है तो आप बना लीजिए ईमेल आईडी, जीमेल पे आपको आसानी से बन जाता है। मोबाइल नंबर आपका सक्रिय होना चाहिए। और लिंक आपका है btscbihar.gov.in, इसी पे जाकर के आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।